Many a green isle needs must be in the deep wide sea of misery, or the mariner, worn and wan, never thus could voyage on. पीबी शैली आगे अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति दे ना, वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि वो सबको मुक्त रखें। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे नदी के द्वीप पुस्तक की। और ये पुस्तक बहुत ही दार्शनिक और बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है। लगभग 300 पन्नों की ये किताब है, 310 पन्नों की किताब है और इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। किताब की शुरुआत होती है, इसमें 4 पात्र हैं जो मुख्य हैं: डॉक्टर भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा। डॉक्टर भुवन जो प्रोफेसर है, चंद्रमाधव जो पत्रकार हैं, रेखा जिनकी हेमेंद्र से शादी हुई रहती है पर वो अपने कटु अनुभवों की वजह से टूट गई रहती है, और गौरा डॉक्टर भुवन की बचपन की दोस्त है। तो दोस्तों, अगर किताब है, कहानी है, स्त्री है, पात्र हैं, तो औरत हो और उसमें कहानी ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है कि डॉक्टर भुवन अपने काम में इंडल्ज रहते हैं हमेशा। चंद्रमाधव रेखा को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। रेखा यहाँ परित्यक्ता तो है पर वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र अगर नारी है तो जाहिर सी बात है कि उस पर मौके तलाशने वाले बहुत मिलते हैं। चंद्रमाधव भी उन्हीं में से हैं जो रेखा को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, पर रेखा भुवन की तरफ आकर्षित है और भुवन अपने आप से, अपने असमंजस की दुनिया में, अपने आप की दुनिया में रहता है। वो नॉर्मल दोस्ती है उनकी रेखा से। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चंद्रमाधव के साथ रेखा और भुवन आपस में मिलते जुलते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं। एक बार चंद्रमाधव रेखा से अपना प्रणय निवेदन करते हैं, अपना प्रेम का इजहार करते हैं, पर रेखा उनको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मना कर देती है। किसी पुरुष को अगर कोई स्त्री मना कर देती है तो यह उसके आत्मसम्मान को जो धक्का लगता है, चंद्रमाधव उस धक्के से यहाँ पे पीड़ित होते हैं। वो फियर ऑफ रिजेक्शन से डरते तो थे, पर यहाँ रिजेक्शन उन्होंने देख भी लिया है। चंद्रमाधव इस एवज में रेखा को भला बुरा कहते हैं कि रेखा ऐसी है, वैसी है, लेकिन कहानी अपने हिसाब से आगे बढ़ती है और रेखा भुवन के प्रति अनुरक्त होती है। भुवन भी रेखा से अटैच्ड है, पर उतना अनुरक्त नहीं है जितना रेखा भुवन के प्रति अनुरक्त है। किताब में एक जगह लिखा है कि स्त्री का स्वभाव ऐसा है कि जो पुरुष उसको अटेंशन देता है, उस पुरुष की तरफ उसका ध्यान नहीं होकर के उन पुरुषों की तरफ होता है जो उसको अटेंशन नहीं देते हैं। अब धीरे धीरे रेखा भुवन के करीब आती है और रेखा इतने करीब आना चाहती है कि वो अपने आप को भुवन के अस्तित्व के साथ मिला देना चाहती है। भुवन भी समय के प्रवाह में बह जाते हैं। रेखा आत्मसमर्पण कर देती है और दोनों के मिलन से रेखा कुछ दिनों बाद गर्भवती हो जाती है। रेखा गर्भवती तो हो जाती है, लेकिन उसको ये पता रहता है कि भुवन का जो मन है वो कहीं ना कहीं गौरा के प्रति अनुरक्त है। वो भुवन के साथ अपना अस्तित्व देखती है, भुवन के साथ अपना भविष्य देखती है, लेकिन वो भुवन को मुक्त करना चाहती है, उसको बांधना नहीं चाहती है। पुस्तक में एक और संवाद है कि समर्पण कभी भी बांधता नहीं है और रेखा का प्रेम, रेखा का समर्पण बंधन नहीं है। वो भुवन को मुक्त करना चाहती है। वो मुक्त करना चाहती है उस असमंजस से जिसमें भुवन पड़ा रहता है। जब भुवन को ये बात पता चलती है कि रेखा गर्भवती है, और तो भुवन उसके साथ अपनाना चाहता है, कोशिश करता है कि चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन रेखा उस बात को भाप जाती है और रेखा अपना एबॉर्शन करा लेती है। भुवन बहुत नाराज़ होता है
उसको कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, एक बार तुम मुझसे पूछ लेती। इस दौरान रेखा का जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे, जिस डॉक्टर के संपर्क में वो आती है, उस डॉक्टर के साथ उसके अच्छे संबंध हो जाते हैं। डॉक्टर ने रेखा को विवाह के लिए प्रस्ताव दिया और रेखा मान जाती है। रेखा को डर लगता है कि उसकी पिछली जिंदगी, उसकी अतीत और उसकी अतीत से उपजी हुई नियति कहीं उसके भविष्य को न प्रभावित करे। इसी वजह से वो भुवन को शादी के लिए जोर नहीं देती है और इस डर से वो हमेशा बंधी रहती है। लेकिन वो इतनी मजबूत चरित्र की औरत है कि वो समय के प्रवाह के साथ साथ बहती जाती है और अपने प्रेमी को मुक्त रखती है। इधर वो गौरा को भी पत्र लिखती है और भुवन को भी कहती है कि भुवन, तुम पलायन कर रहे हो, तुम पलायन कर रहे हो खुद से, तुम पलायन कर रहे हो अपनी भावनाओं से। तुम एक जगह से दूसरी जगह तुम जाते रहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पलायन है। तुम अपने आप को टटोलो और गौरा को पत्र लिखो, गौरा से अपना प्रेम का इजहार करो। गौरा बचपन से भुवन के साथ रहती है, लेकिन एक हंसी ठिठोली रहता है और गौरा का जो प्रेम है वो श्रद्धा के उच्चतम स्तर पे है भुवन के प्रति। भुवन को ये बात समझ में आती है, वो गौरा से अपना प्रेम का इजहार करते हैं। फिर उधर रेखा की शादी हो जाती है, भुवन को गौरा मिल जाती है। पर चंद्रमाधव का क्या हुआ? चंद्रमाधव की भी शादी हुई रहती है और उनकी पत्नी का नाम कौशल्या है। कौशल्या गांव की सीधी सादी लड़की रहती है और वो जो पितृसत्तात्मक समाज में आदर्श पत्नी की जो छवि है, वो सारे गुण उसके में हैं। वो पति की सेवा करती है, पति को पूजती है, पति का ध्यान रखती है। लेकिन चंद्रमाधव को एक अलग खोज रहती है। उसको कौशल्या में वो चार्म नहीं दिखता है, वो हमेशा से एक नई खोज की तरफ रहता है। और कहानी के अंत में एक चंद्रमाधव भी अपनी दुनिया की तरफ आकर्षित होता है और उसे दूसरी कोई लड़की मिल जाती है। इसमें कौशल्या है, गौरा है, रेखा है। सभी को अपनी अपनी जिंदगी अपनी अपनी हिसाब से मिलती है। और किताब का जो शीर्षक है नदी के द्वीप, वो शीर्षक यही बताता है कि हम सभी नदी के द्वीप की तरह हैं, जो हमेशा समय के प्रवाह में बहते जाते हैं और नियति हमें उद्वेलित करती है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। बहुत ही शानदार पुस्तक है। आपको कहानी मैंने संक्षेप में सुना दी और मैं इस किताब से कुछ संवाद आपको सुनाना चाहूँगा जो आपको प्रभावित करेंगे और आप इस किताब को पढ़ने के लिए उद्यत होंगे। रेखा भुवन से कहती है शुरू में कि मैं तो समझती हूँ कि हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप हैं, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी, भूमि से बंधे और स्थिर भी, पर प्रवाह में सर्वदा असहाय भी। न जाने कब प्रवाह की एक स्वैरणी लहर आकर मिटा दे, बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल, पत्ते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों ना रहा हो, ये हम नहीं कह सकते हैं। दूसरा संवाद है रेखा का ही। रेखा अपने बहुत सारे पत्र लिखती है, किताब में बहुत सारे पत्र हैं। रेखा भुवन को पत्र लिखती है, भुवन रेखा को लिखता है, रेखा गौरा को पत्र लिखती है, भुवन गौरा को पत्र लिखता है, चंद्रमाधव गौरा को पत्र लिखता है, वो भुवन और गौरा में लड़ाई लगवाने के लिए। तो बहुत सारे पत्र इसमें हैं और पत्रों का जो सार है, जो उसकी विषय वस्तु है, वो बहुत दार्शनिक और बहुत ही भीतर के उद्गार से निकली हुई है। दार्जिलिंग से एक पत्र रेखा ने भुवन को और लिखा किताब के अंत में। पहला मैंने सुना है किताब के शुरू में, किताब के अंत में। भुवन, आज अभी थोड़ी देर पहले मैं रजिस्टर में पहले पहल रेखा रमेश चंद्र नाम से हस्ताक्षर करके आई हूँ। रेखा की जो शादी होती है रमेश चंद्र से होती है। उसके बाद न जाने क्यों भीतर कुछ कहता है कि मेरा पहला काम होना चाहिए तुम्हें सूचना देना, तुम्हें पत्र लिखना। भुवन, कभी 100 वर्षों में भी मेरी कल्पना में यह बात ना आती कि अंत में मेरा ठिकाना यह होगा।
इस घाट आकर मैं किनारे लगूंगी। जीवन की अजस्र तीव्र धारा कैसे सबको खींचती, ठेलती, बहाती लिए जाती है, कैसे भौचक कर देने वाला है उसका प्रवाह, जिसमें तसल्ली के लिए यही है कि हम ही नहीं, दूसरे भी उतने ही भौचक बहे जा रहे हैं। केवल हम ही बह नहीं रहे हैं, दूसरे भी बह रहे हैं। यह उद्यम की अवहेलना नहीं, उद्यम तो अपने स्थान पर है ही, पर कैसा दुर्निवार बेरोक विवशकारी है यह प्रवाह। भुवन, जो मैं पहले कहती थी कि हम नदी के द्वीप हैं, और यह विधि का विधान और यह विधि ही है जो हमें जीवन के प्रवाह में बहाती ले जाती है। हाँ, दुर्बोध तो है ही विधि, और शायद उसे जान लेना चाहना ही मानव की दुष्स्पर्धा है। वह स्वतः स्फुट होती चली, लेकिन तुम्हें मैं जानती हूं भुवन, तुम्हें मैंने जाना है, और तुम में जो जाना है वह जीवन मरण से परे है, पाने और खोने से परे है। यह रेखा लिखती है। अब रेखा भुवन को लिख देने के बाद गौरा को पत्र लिखती है। गौरा, तुम कभी मांगोगी नहीं, पर अब मैं स्वयं भेज रही हूं। मेरा भीतर कहता है कि यह जो तुमने मेरे पास रखी है उसको मैं तुम्हें भेज दूं। गौरा, जीवन में आनंद सब कुछ नहीं है, पर बहुत बड़ी चीज है, और वह सुखों में नहीं है, वह तो मन की एक प्रकृति है। मैं बहुत लालची थी, मैंने एक साथ ही सारे तारों भरे आकाश को बाहों में घेर लेना चाहा था। गौरा, तुम में अधिक धैर्य है, तुम आकाश की छत को छू सकोगी, और एक एक तारा तुम्हारी एक एक सीढ़ी होगा। जीवन की चरम एक्सटेसी तुम जानो गौरा, उसे जाने बिना व्यक्ति अधूरा है। पर यह फिर भी कहूं, आनंद अनुभूति में नहीं है, किसी भी अनुभूति में नहीं है। आनंद तो मन की एक प्रवृत्ति है जो सभी अनुभूतियों के बीच में भी बनी रह सकती है। गौरा, मैं तुम्हें सीख नहीं दे रही। गौरा, हर व्यक्ति एक अद्वितीय इकाई है, और हर कोई जीवन का अंतिम दर्शन अपने जीवन में ही पाता है, किसी की सीख में नहीं। पर दूसरों के अनुभव वह खाद हो सकते हैं जिससे अपने अनुभव की भूमि उर्वरा हो। गौरा, आनंद किसी भी अनुभूति में नहीं है, वह स्वयं एक अनुभूति है, वह मन की एक प्रवृत्ति है, और वह हर अनुभूतियों के बीच में रह सकती है। रेखा की यह दार्शनिक बातें आपको भी बहुत ही प्रेरित करेंगी और आपको इस किताब को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। रेखा और लिखती है कि समर्पण है तो वह न केवल वह बांधता नहीं है, न अपने आप को बद्ध अनुभव करता है। समर्पण न किसी को बांधता है, न अपने आप को बद्ध अनुभव करता है। केवल एक व्यापक कृतज्ञता मन में भर जाती है कि तुम हो, मैं हूं, तुम हो, मैं हूं। एक दूसरे को पहचानने के बाद आश्चर्य यह नहीं कि प्रेम है, कि हम प्यार करते हैं। आश्चर्य यही है कि हम हैं। यही आश्चर्य है। मैं पहले भी था, मैं अब भी हूं, तुम पहले भी थी, तुम पहले भी थी, और अब भी हो। पूरी किताब आपको बांधे रखेगी। कहीं कहीं पर किताब के जो भाषा है वो क्लिष्ट हो जाती है, पत्र थोड़े दार्शनिक हो जाते हैं, लेकिन इसकी कहानी और इसके कहानी का सारांश आपको बांधे रखेगा। और जिस प्रकार नदी के द्वीप का प्रवाह है, वह प्रवाह आपको आपके उस द्वीप पर पहुंचाएगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, नदी के द्वीप इस किताब को आप पढ़िए। नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे ऑडियो बुक को सुनिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी नदी के द्वीप की तरह अपने अपने प्रवाह में बह रहे हैं, और आपका भी द्वीप, आपकी भी मंजिल आपको जल्दी मिले। बहुत शुक्रिया।